बिगिन विद आवर रिविजन। आज मैं जो हूँ फर्स्ट फ्लाइट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, एंड ऑल्सो द की पॉइंट्स, द की वर्ड्स विच यू शुड हैव इन योर बुक्स, इन योर एग्जाम। तो कीवर्ड्स कुछ नहीं होते हैं। कीवर्ड्स हम लोग, जैसे आपकी टीचर्स आपको कहते हैं ना, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखनी चाहिए। That's in another way what we say keywords. मतलब the words which are mentioned, if they are found somewhere, the teacher finds that you have read the chapter. You are relating the chapter to the question, right? So in our first flight, we have 9 chapters, and we are not going through a very बिग एक मतलब कि लॉन्ग रिवीजन नहीं जाएंगे, हम छोटा छोटा सा करेंगे। ऑल द की पॉइंट्स हम लोग लिखकर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू ऑल द मतलब की फर्स्ट एक छोटा समरी, देन आई टेल यू द की पॉइंट्स विच आर देयर विच यू शुड हैव इन योर एग्जाम आंसर्स, राइट? तो लेटर ऑफ, sorry, a letter to God. If you see, there are two characters. One is Lencho and second one is Postmaster. यानी कि अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो इन दोनों में से किसी एक से आ सकता है। एंड द थीम इज अंडरलाइंग फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान पर अटूट विश्वास। तो ये अंडरलाइंग फेथ, दीज आर देयर। लेंचो जो है, ही इज अ स्मॉल, यानी कि एक बहुत छोटा सा फार्मर है, नॉट अ मीडियम और अ लार्ज फार्मर, एंड ही कंप्लीटली बिलीव्स दैट गॉड इज देयर फॉर हिम इन एवरी सिचुएशन। दैट इज द अंडरलाइंग फेथ फॉर हिम। अब उसने जो है कॉर्न्स जो है, दे ही हैज प्लान टू हार्वेस्ट द कॉर्न्स, एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द रेन। वो रेन के लिए वेट कर रहा है, एंड द रेन इवन कम्स। अब जब रेन आता है, यहां आपका क्वेश्चन आता है। प्लीज जहां जहां मैं क्वेश्चन बोलूंगी ना, उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना। यहां आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन द रेन कम्स, तो ही इज फुल ऑफ होप, एंड ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विद दैट ऑफ द सिल्वर कॉइन्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है कंपैरिजन, आपका जो है वो रेन एंड कॉइन्स। और उसका मानना है कि जो रेन है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, छोटे वाले, दे आर छोटे मतलब कि कॉइन्स के लिए, और बड़े जो है ज्यादा पैसा लेकर आए। बट हिज entire hope is destroyed when the rain turns into hailstorm। ये आपका वर्ड है। हेलस्टॉर्म आपको अपने उसमें लिखना है, ठीक है, वर्ड में। नाउ यहाँ जो हेलस्टॉर्म है, दिस इज ऑल्सो हिज मिसफॉर्चून एंड लॉस। और हेलस्टॉर्म की वजह से द एंटायर क्रॉप लुक्स लाइक सॉल्ट। अब यहाँ आपके पेपर का एक और वर्ड आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाई इट हैज बीन कंपेयर टू सॉल्ट? बिकॉज एक्सेस सॉल्ट इज बिटर। ज्यादा नमक होता है तो वो कड़वा हो जाता है, एंड शुगर इज स्वीट। सो the hailstorm had destroyed his crop, so that has been compared to salt। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से। फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, ही लूजेस हिज फेथ एंड ही फील्स दैट ही वुड स्टार्व। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टार्व, यानी कि भूखे मर जाएंगे। बट अगेन ही gets that hope कि God never allows his devotees to starve, और इसीलिए उसको लगता है God has put him in this situation and God is going to pull him from this situation, take him out from this situation। ठीक है, अब वो जो है गॉड को एक लेटर लिखता है, एंड इन द लेटर ही राइट्स अबाउट ऑल हिज प्रॉब्लम्स, हाउ ही हैज फेस द सिचुएशन, एंड ऑल्सो दैट फॉर 1 year till he gets his next harvest, he needs money to keep himself alive, और he asks for 100 pesos। यहां पर मनी की जगह आप लोगों ने वर्ड क्या यूज करना है? पेसोस। ठीक है क्लास 10। देन पेसोस जब वो मांगता है, एंड ही वेट्स फॉर द आंसर। नाउ दिस लेटर, ये जो लेटर है, दिस लेटर इज अ मीडियम ऑफ फेथ एंड कम्युनिकेशन।
द लेटर रीचेस द पोस्ट ऑफिस, जहां पर जो पोस्टमैन होता है ही पिक्स इट आउट, and when he tries to find the address is completely written to God. The postman होता है, he feels very funny, he feels it very humorous कि कोई भगवान को लेटर लिखता है, and he gives this to the postmaster. अब यहाँ पर हमारे लिए पोस्ट मास्टर एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ही इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड सिंबल. तो पोस्ट मास्टर जो है वो भी हंसना शुरू कर देता है, बट देन ही थिंक्स दैट कोई अगर भगवान को लेटर लिख रहा है तो देर इज यू नीड अनड्यू, मतलब आपको जो है इमेंस करेज की रिक्वायरमेंट है, आपको फेथ चाहिए होगा. तो दिस इज द नेक्स्ट वर्ड, करेज, फेथ. एंड ही, दो इट इज नॉट परमिशेबल, लेकिन फिर भी वो लेटर को पढ़ता है. And he finds that the letter is asking some money. अब उसने, he has taken the oath, he has taken the promise, self promise. तो वो जो है he tries to collect the money as much as he could and sends 70 pesos to. अब यहां पर जब 100 pesos के अगेंस्ट उसका 70 आया है, वो भी आपको लिखना है. Lencho, when receives the letter, the money, instead of being happy, he becomes frowned. अब आपका नेक्स्ट वर्ड, जो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है कोई भी, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन, तो फ्राउंड, एंगर्ड, ये आपके की वर्ड्स है, राइट. द एंगर्ड, और ही इज टोटली डिस्ट्रेस्ड. वो दोबारा एक लेटर लिखता है. In the letter, he asks for the rest of the money and calls the employees of the post office as crooks. Crooks मतलब cheaters. और आपके वर्ड में अगर आना है तो bunch of crooks, ये वर्ड आपके आएगा. ठीक है. One more question from this chapter comes, एक मतलब आरटीसी में आता है कि Lencho was ox of a, मतलब in work he was like an ox, but he also knew how to read and write. मतलब he was a hard working peasant, but he was also literate. तो ये आपके कुछ की वर्ड्स हैं इस चैप्टर से, और ये चैप्टर में आपके जो है इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. द अंडरलाइन थीम इज अनडाइंग फेथ, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला फेथ, इन डेप्थ फेथ आपका. एंड देन यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, डू यू बिलीव दैट द फेथ विच लेंचो हैड वाज राइट, या फिर डू यू थिंक, अब यहां भी वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहती थी, डू यू थिंक लेंचो कॉलिंग the employees of post office as crooks is justified? Why? अब ये वाला जब ये क्वेश्चन आता है क्लास 10, आपके पास डिबेटिक क्वेश्चन आते हैं, राइट. देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर डिबेटिक. So how you will identify whether I have to write the answer in favor of this question or in, sorry, against the question? भाई टीचर क्या एक्सपेक्ट करेगी आपसे? अब अगर आप यहां पर लिखते हो नो इट, मतलब कि इट वाज राइट दैट ही कॉल्ड बंच ऑफ क्रूक्स, तो आपका तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आपको लगेगा कि मैम दिस क्वेश्चन वाज डिबेटिक, so why should not I write this? My answer to this is, when you are having a question which says debating, तो आपके पास इस चीज को पता करने के लिए, मतलब टू आइडेंटिफाई, you will be having this word why or why not. why और why not, यानी कि आपको ये क्लू मिल गया है कि अगर आप यस बोल रहे हो तो क्यों, और अगर आप नो बोल रहे हो तो क्यों नहीं. यानी आपके पास चॉइस है कि आप किस तरीके से इस आंसर को प्रेजेंट करना चाहते हो, वेदर इन फेवर और अगेंस्ट. वेरस अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है वॉज इट राइट टू
right on the part of Lencho to call the employees bunch of crooks, और क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है why, justify, तो आपको आंसर उसके फेवर में यानी कि नो इट वाज रॉन्ग जो हमने पढ़ा है वही चीज लिखनी है। आप इसमें अपना डिबेटिक दिमाग नहीं लगा सकते। This is how you have to identify a question which has two answers, yes or no. Like there was one question, necklace, justify the title necklace. So now the entire chapter of necklace revolved, the story entirely revolved कि नेकलेस वो चीज थी जिसपे उसकी नजर आई थी, नेकलेस वो चीज थी जो खो गई थी, नेकलेस वो चीज थी जिसकी वजह से वो खुश हुई थी, नेकलेस वो चीज थी जिसकी वजह से उनको दे हैड टू टेक द डेथ, नेकलेस वो चीज थी जिसकी वजह से दे हैड ruined their life. So the entire plot revolves around necklace. So the title was justified. अब यहां पर अगर आप लिखते हो नो, अगर वहां क्वेश्चन में दिया होता इज द टाइटल जस्टिफाइड, यस मतलब कि वाई और वाई नॉट, तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है इज द टाइटल जस्टिफाइड वाई, तो आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन देना है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फॉर टुडे, व्हाट वी से माय टिप ऑफ द डे, राइट। तो ये आपको याद रखना है डिबेटिक क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, वेदर यू कैन हैव, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा 6 मार्क्स का या 3 मार्क का। तो देखिए क्वेश्चन में वाई दिया है तो यू हैव टू बी अलोंग विद द क्वेश्चन। अगर वाई और वाई नॉट दिया तो देन यू हैव द चॉइस, यू कैन गिव ईदर ऑफ द आंसर्स, बिकॉज हमारे वैल्यू पॉइंट्स में भी वो चीज होती है। ठीक है। The second chapter which we are going, the second chapter from First Flight is Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. And Long Walk to Freedom, it's a autobiography. आपका पहला जो word है, I'm doing the, what you call the key words of the chapter side by side. This is about, the theme is mental grit, determination. यानी कि अगर आप मजबूत हो, अगर आप डिटरमाइंड हो, तो जिंदगी में एनीथिंग इज पॉसिबल। नाउ दिस इज अबाउट द जर्नी ऑफ नेल्सन मंडेला फ्रॉम हिज since his childhood till he became the first president of साउथ अफ्रीका, जो हम पढ़ रहे, मतलब हम जहां पढ़ रहे हमारे चैप्टर में, राइट। द चैप्टर इज मतलब कि जो आपका व्हाट वी से कहां पर उसको सेट किया है, तो दैट इज व्हेन ही वाज टेकिंग द ओथ एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा सेकंड है वो है ब्लैक प्रेसिडेंट। ही स्टार्ट्स हिज दिस मतलब कि अपना वो एक्सपीरियंस बाय टेलिंग दैट द event was going to take place in Pretoria, a place, and वहां का जो पार्लियामेंट जिसको उन्होंने यूनियन बिल्डिंग कहा है वहां पर, एंड नेक्स्ट इज एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मतलब द ओपन थिएटर, जहां पर लोग बैठते हैं और चारों तरफ से खुला होता है, जस्ट लाइक हमारे जो उसका नाम क्या ओपन ग्राउंड होते हैं वैसे। Here the event is supposed to, the ceremony is supposed to take place. Important. ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि द पीपल, आपके जिन लोगों ने उनको अभी तक आउटलॉ कर दिया था, आउटलॉ मतलब दोज हु हैड इग्नोर्ड देम, प्लीज मेंशन दिस वर्ड, आप लिख, आई शेयर दिस पीडीएफ विद यू, बट स्टिल मतलब अभी तक दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ड्यू टू द ऑपरेशन, ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, दे हैड बीन, मतलब उनको आउटलॉ कर दिया था, उनको बाहर कर दिया था। नाउ दोज पीपल, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, दे वर प्रेजेंट ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका टू विटनेस दैट इवेंट, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने उसके लिए जो वर्ड्स यूज किए वो है डिग्नेटरीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर ही स्टार्ट्स दैट, उनका जो मतलब उनके जो उनसे पहले बाकी लोगों ने जो है दे हैड टेकन द ओथ,
then he had taken the oath. So when he took the oath, he gave his speech. And in the speech, before the speech, he tells that there were number of people who were watching, and there was a tableau. एक पूरा परेड जा रहा था, सल्यूट हो रहा था. एंड एट दैट टाइम द जनरल, द मिलिट्री जनरल, जो अभी थोड़े टाइम पहले उनको अरेस्ट करने के लिए तैयार थे, दोज हु यूज टू अरेस्ट, मतलब कि दे यूज टू मेक हिम प्रेजेंट, वो अब उसको सल्यूट कर रहे थे. दैट इज हाउ टाइम हैड चेंज्ड. देयर वर टू national anthems played, one for the whites and one for the blacks. This is to show the equality. और उनका मानना है कि आज वो दो एंथम्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन कल को शायद दोनों एक दूसरे को समझेंगे और दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होंगे. बोथ ऑफ देम विल स्टैंड फॉर ईच अदर. अब स्टार्ट होता है द एक्चुअल स्पीच, और उस स्पीच के अंदर ही हैज यूज द वर्ड अपार्थीड, ऑपरेशन, रेजिलियंस. ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये सब आपके जो हैं, यू शुड हैव दिस इन योर vocabulary. Some students always ask me, ma'am, what is vocabulary? तो ये आपके वो words हैं जो आपके उसमें आने चाहिए. He says that for many years their country जो है, it was under the white minority. And when it was under the white minority, so they had to face a lot of oppression. Oppression मतलब hardship, दबाव. And this was the practice of apartheid. Apartheid matlab the system of racial discrimination. The blacks were not allowed to enter anywhere inside the white people's place. So for many years they had to fight. तो शुरू में, बचपन में, when they were young, he did not know what is the meaning of freedom. अब आपका जो next word है वो क्या है? Freedom. So he did not know what is freedom. For him ये पेपर का क्वेश्चन हो सकता है. Freedom was just moving around freely, eating what we want, doing things which gave pleasure to us. But when he became a young boy and when he wanted to pursue something of his own wish, when he wanted to marry, when he wanted to study, then he found that his freedom was limited. They did not have the freedom to choose them for themselves. And at that time, he found that it was not he, but people like him in color face the same. And वहां पर उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? The African National Congress. And from there, his fight for freedom, fight against apartheid, fight for equality stood. फिर उन्होंने जो है, he has given his tribute to all those people जो उनसे पहले उस धरती से जा चुके थे, but those who had sacrificed their life. And after this long fight, ultimately South Africa saw the sun, saw the morning, the dawn of freedom. और वो कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं, the people of Africa are the main assets, और वो कभी उस सूरज को, यानी कि उस फ्रीडम को खत्म नहीं होने देंगे. Then he says the oppressor and the oppression, मतलब कि जो oppressed है, यानी कि जो सहता है और जो करता है, दोनों को जो है, they need the courage. That is, they had the resilience. यहां पर आप देख सकते हो, I have used this word resilience. Resilience का मतलब होता है strength in the face of adversity. ये वर्ड आपके बुक में है. तो दिस आर ऑल द की वर्ड्स फॉर दिस चैप्टर. वो कहते हैं कि जब उनके साथ बुरा होता था, इवन एट दैट टाइम उन्होंने देखा था कि देयर वॉज अ स्मॉल, छोटा सा एक उन्होंने स्पार्क देखा था ऑफ सिंपैथी. वो कहते हैं जो ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड है, बोथ ऑफ देम नीड्स टू कम आउट.
दोनों को अपने उस सोच से बाहर आना है. So that is the speech which was given by Nelson Mandela while taking the oath as the first black president of South Africa. Right? So these are the words that you should have, like autobiography, black president, apartheid, amphitheater, outlaw, then two national anthems, then oppression, resilience, freedom, African National Congress, the people. ये आपके जो है keywords हैं इस particular chapter से. The third chapter from this is his first flight. The third chapter is his first flight. In his first flight, you have two stories. One is of the young seagull and second one is of black aeroplane, right? तो इस वाले में क्या है, आपका दोनों में कॉमन चीज है फ्लाइट. दोनों में क्या कॉमन है? फ्लाइट. बट सीगल में उसकी खुद की उड़ान एंड सेकेंड वाले में द फ्लाइट ही वॉज फ्लाइंग, राइट. And both of have one more thing, that is the internal courage, confidence. तो इसके अंदर क्या है? Confidence, right? इसके अंदर जो एक young seagull है, which is living with his family, they decide to move to the other side of the rock. वो लोग मतलब कि वहां से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं. बट द यंग सीगल जो है, इट हैज द फियर that if it flies, its wings will not support him. उसका जो wings है वो उसको support नहीं करेंगे and he will fall down the cliff. Cliff मतलब जो आपका कोना होता है. And then he would drown. और इस डर से, due to this fear, he doesn't go along with his family and is left alone. Another word. He is left alone on that cliff ledge. Now what happens is his family is on the other side. Now they take all kinds of, जितने भी पेरेंट्स अपना एक होता है ना मेथड, दे कॉल हिम, वो उसको बुलाते हैं, दे इवन स्कोल्ड हिम फॉर शोइंग दिस, मतलब कि वो इतना डरपोक है, उसको वो बुलाते हैं, बट ही डजंट. देन बाकी जो लोग हैं, मतलब वहां पर दे आर ऑल एंजॉइंग, द फादर इज रनिंग हिज विंग्स, वो अपने मतलब कि विंग्स को वो कर रहे हैं, वो बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं. एंड लुकिंग एट ऑल दीज, द सीगल वाज वेरी मच डिप्रेस्ड. बट उससे ज्यादा ही वॉज मैडेंड बाय हंगर. तो ये मैडेंड वर्ड आपका एक और मतलब की वर्ड है विच यू शुड हैव इन योर वोकैबुलरी और आंसर. ही इज नाउ मैडेंड बाय हंगर, ही वॉन्ट्स टू हैव, और वो जब देखता है कि वहां वो लोग फिश खा रहे तो उसको और भूख लग रही होती है. ही कॉल्स हिज मदर एंड द मदर जो है, शी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स, बट शी डजंट फीड हिम. Ultimately, it happens that it is more than one day, and the mother comes over there along with the fish. वो जो है वहां पर फिश के साथ में आती है. एंड जब वो फिश के साथ वहां पर आती है तो द सीगल इज ओवरवेम्ड. ओवरवेम्ड मतलब वो बहुत खुश हो जाता है. एंड ही ट्राइज टू टेक दैट फूड फ्रॉम हिज मदर, लेकिन मदर उसको लेकर उड़ जाती है. एंड उस वक्त में अनइंटेंशनली, what is the word I'm using, unintentionally, वो जो है he just tries to fly and catch that food, क्योंकि उसको इतनी भूख लग रही होती है. इसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हंगर हमसे कोई भी काम करवा सकता है. हंगर हमसे कोई भी काम करवा सकता है. एक्सप्लेन इन रेफरेंस टू द चैप्टर द हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो यस, हंगर हमसे गलत और सही दोनों काम करवाता है. तो वो जो है, ही डजंट, उस वक्त में ही डजंट हैव एनी सेंस, ही जस्ट अनइंटेंशनली ही फ्लाइज, एंड फॉर 1 minute ही इज कंप्लीटली फियर्ड, बिकॉज उसको लगता है ही विल फॉल डाउन, बट अल्टीमेटली ही फ्लाइज.
देन ही सोर, सोर मतलब ऊपर की तरफ उड़ान भरना, SOAR, वो ऊपर की तरफ उड़ान भरता है. देन ही कम्स डाउन टू द वाटर. ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ही हैज टू सर्फ. अब आप लोगों को ये वर्ड देखिए बच्चा, सरफेस यानी कि सर्फ, पानी के ऊपर तैरना, विच इज अगेन अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ द सीगल. तो पहले तो उसको लगता वो डूब जाएगा, बट अल्टीमेटली ही सर्फ ऑन द वाटर एंड ही हैज हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान. यहां पर जो फ्लाइट है वो यूज हुआ है फॉर द अचीवमेंट. एंड हिज फैमिली इज विद हिम. यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेंटहुड, इंपॉर्टेंस ऑफ हंगर, तीनों आपके थीम में आ सकता है. हंगर हमसे कुछ भी करवा सकता है. वेन वी आर हंग्री वी डोंट नो व्हाट टू डू, हमें जो मिलता है वो खा लेते हैं. Secondly, parenthood. When we talk about parenting, sometimes our parents might be very, very strict. We may seem that they are the worst enemy of us, but they are the one who really want us. वो हमें पनिश करेंगे लेकिन फॉर आवर बेटरमेंट. दूसरे लोग जो है वो मजाक उड़ा के चले जाएंगे. देन द थर्ड वन इज आपका, फर्स्ट इज मतलब की इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली. तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर अवर ग्रोथ, right? So these are some of the themes or theme based questions that you can expect. ये words आपके हैं, you can just note down, ध्यान रखिएगा. The next one is आपका ब्लैक एरोप्लेन. यहां पर जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके अंदर आपके पास है पायलट, डकोटा. डकोटा इज एन मतलब कि एक एयरक्राफ्ट होता है पुराने टाइप का. नाउ दिस पायलट इज एक्चुअली गोइंग बैक टू हिज होम एंड हिज होम इज इन पेरिस. और वो सॉरी पेरिस से वो लंदन जा रहा है. सॉरी, ही इज गोइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन. नाउ पेरिस और लंदन के बीच में बहुत ज्यादा तो नहीं है डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस, लेकिन फिर भी ही हैज टू. नाउ ही इज कंप्लीटली eager to meet his family, to have a hearty breakfast. उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करनी है, मतलब घर का उसको खाना खाना है. he wants over to there. Therefore he is very happy. When he takes off the flight, at that time everything is normal. He is receiving the positive signal from everywhere. Suddenly the weather turns atrocious, adverse. क्या वर्ड हो सकता है? एडवर्स. द प्लेन इज सराउंडेड बाय डार्क क्लाउड्स. द प्लेन इज सराउंडेड बाय डार्क क्लाउड्स. There is a storm. The weather condition, it looks that there is a mountain of clouds. He is not able to see anything. He tries to even locate, अपना जो है वो SOS कॉल लगाने की कोशिश करता है, but he is not able to find anything. The compass and everything was non-working. On the other hand, first of all, he doesn't know what to do. He is in dilemma. And उसके बाद he takes a, वो उसमें एक पेपर में क्वेश्चन आता, I'll take the risk. NCERT का ही है. तो द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, उस ब्लैक क्लाउड के थ्रू उतरना, विच वाज वेरी मतलब कि वेरी वेरी रिस्की. एंड सडनली उसको ऐसा मतलब कि, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि द फ्यूअल वाज लेस, वापस भी उसके लिए जाना मुश्किल था. एंड एट दैट टाइम लाइक some magic, he finds one more black aeroplane near him. A mysterious, अब यहां पर वर्ड क्या हो सकता है? mysterious. And he follows that mysterious plane blindly like a child. एक बच्चे की तरह वो उसको फॉलो करता है. एंड soon he finds the runway. उसको रनवे मिल जाता है, वहां पर उसको जो है रनवे मिल जाता है. एंड देन he parks that plane over there
and he wants to find the pilot of that other plane. But the woman at the मतलब कि वहां पर जो है she is puzzled. वो कहती है कि there was no other plane today on the sky since it was very मतलब कि the weather was very atrocious and that black aeroplane remains a mystery. हमें नहीं पता है कि वो कौन था कैसा था बट इट मे बी हम कह सकते हैं कि दैट मे बी हिज इंट्यूशन. हो सकता है कि वो उसका इंट्यूशन रहा हो जो उसको जो है लेकर जा रहा था, वो कॉन्फिडेंस रहा हो जिसकी वजह से ही कुड फाइंड द वे. इसमें एक क्वेश्चन आपके डिबेट में आता है कि जो उसने रिस्क लिया था वॉज इट राइट. तो अगर हम देखें मतलब एक पेपर में क्वेश्चन था कि वॉज इट नॉट इट फूलिश ऑन हिज पार्ट टू टेक सच रिस्क. तो यस, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड एंड बीइंग अ पायलट ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए सिंस इट मे पुट पीपल इनटू डेंजर. उस दिन तो वो अकेला था लेकिन अगर वो ऐसा रिस्क इफ ही इज टेकिंग अलोंग विथ पैसेंजर्स फिर क्या होगा. Right? So these are the key words that you need to use in your. The next is from the diary of Anne Frank, which is again an और मतलब कि ये उसका self diary. It is her personal record. And ये record उसने कब लिखा था? When she मतलब कि when the Jews were confined to their houses, वो लोग अपने घरों में छुपे हुए थे. शी वॉज अ जूइश गर्ल. जो एनी फ्रैंक थी वो जूइश थी और उसने जो है अपना पूरा जो टाइम था एंड तक सीक्रेट एनेक्स में छुप मतलब कि हाइड किया था. दे वर हाइडिंग ओवर देयर. बट दिस डायरी इज नॉट रिटन. ये वाला जो पोर्शन आप पढ़ रहे हो ना ये उससे पहले का है. ये उससे पहले का है. सो ऑन द 13th बर्थडे on the 13th birthday, she was gifted this red color book, a diary from her parents, जिसका उसने नाम रखा था किटी एज अ फ्रेंड. एनी कहती है दैट शी डिड नॉट हैव मच मेनी फ्रेंड्स दो शी वॉज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स बट शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि उसके पास उसके दोस्त तो बहुत सारे थे बट अ जनरल फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड टू whom यू कैन confide यूर माइन्यूट फीलिंग्स. छोटी चीजें जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो. तो आपके वर्ड में आता है कन्फाइड. कन्फाइड मतलब शेयर करना. ठीक है, कन्फाइड मतलब शेयर करना. एंड देयरफॉर शी फाउंड दैट द diary was a friend. Moreover, she says that paper has more patience than people. ये आपके पेपर का एक alliteration which is a repeated alliteration which can come in your exam. Means paper does not spread rumors about you. People may or may not like your ideas, but paper कुछ नहीं करता. So that is why she trusted, trusted the paper, the diary more than anybody else. फिर वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करती है. यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाई डज शी डिस्क्राइब हर फैमिली? बिकॉज शी वांटेड टू गिव एन इंट्रोडक्शन बिफोर शी इज स्टार्टिंग एनी राइटिंग. उसे लगता है अगर वो सीधा कोई इवेंट लिखेगी तो पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट. शी टेल्स अबाउट हर फादर मतलब वो सबसे ज्यादा उनको वो प्यार करती थी. मदर, हर सिस्टर, उसकी एक सिस्टर थी एंड उसकी ग्रैंड मदर जिनकी बाद में डेथ हो जाती. एंड जो सिस्टर थी वो इससे बड़ी थी. पहले इस ये जो है मतलब कि शी एंड हर उसके जो पेरेंट्स थे उसके सिस्टर को लेकर चले गए थे. लेटर ऑन ग्रैंड मदर एंड एनी ने उनको ज्वाइन किया था एज अ गिफ्ट टू हर सिस्टर मार्गरेट. उसके बाद वो बताती है कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी एंड व्हेन शी हैड हर नेक्स्ट बर्थडे
she had lit a candle for in her name. एनी जो है अपने आप को एक टॉकेटिव गर्ल बताती है, एंड शी जस्टिफाइज दिस टॉकेटिवनेस एज अ वर्च्यू, एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गर्ल। एक लड़की की वो एक क्वालिटी बताती है, बीइंग टॉकेटिव। बट उसके जो मैथ्स के टीचर होते हैं, मिस्टर कीजिंग, ही डज नॉट लाइक एनी because she was too talkative and she disturbed the class. The chapter starts that they are going to have their final results. उनके final results आने हैं, and everyone was very nervous. Specifically, each one was betting on each other. सब लोग जो है एक दूसरे पर बेट लगा रहे थे कि कौन मतलब कि पास होगा, कौन नहीं होगा। Here she gives a brief, मतलब कि एक कोट देती है टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द वर्ल्ड। दिस इज बिकॉज उनका उसका मानना है कि टीचर्स कब किसको पास कर दें नहीं करे कोई नहीं जानता, ऐसा वो समझती है। एंड देन शी गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर कीजिंग, हु वाज हिज मैथ्स टीचर एंड हु हैड बीन ऑफेंडेड बाय हर टॉकेटिव बिहेवियर। सो एज अ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर कीजिंग जो है उसको एक एसे लिखने को बोलते हैं। प्लीज मेंशन दिस वर्ड एसे on the टॉपिक चैटर बॉक्स। टॉपिक क्या था आपका? चैटर बॉक्स। वो बहुत अच्छे से ऐसे लिख देती है। नाउ अगेन, एंड शी इन द एसे शी जस्टिफाइज हरसेल्फ। वो अपने आप को जस्टिफाई करती है कि बात करना बच्चों के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड उसकी जो मदर थी शी वॉज टॉकेटिव, सो शी हैज इनहेरिटेड दैट जीन्स। नाउ ही गिव्स अ सेकेंड वन, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जो कभी सुधर नहीं सकता, जो कभी सुधर नहीं सकता, विच कैन नॉट बी। वर्ड क्या है आपका? इनकॉरिजिबल। एंड फिर वो लिख देती है अगेन शी इज गिवन मतलब कि द पनिशमेंट, नाउ शी हैज रन आउट ऑफ आइडिया। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको कहती है कि वो उसको वर्स यानी कि पोयम के रूप में उसको सिखा देगी। एंड शी राइट्स अ वर्स अबाउट डक एंड इट्स चिल्ड्रन। वो एक फनी लिखती है जिसके अंदर वो कहती है कि वो जो डक होता है वो अपने बच्चों को मार देता है बिकॉज दे वर मतलब कि दे यूज टू क्वैक टू मच। क्वैक क्वैक क्वैक, ये आपका था। एंड उसको पढ़ने के बाद उसे लगता है उसके टीचर जो है उसे नाराज हो जाएंगे बिकॉज उसके अंदर उसने इनडायरेक्टली ये कहा है कि बच्चे जब खुश होते हैं तो बड़े लोग उनको मतलब कि चुप करवा देते हैं। इनडायरेक्टली वो मीनिंग तो वही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर कीजिंग जो है ही टेक्स अप इन अ लाइटर मोड, एंड देयर इज अ फ्रेंडशिप, मतलब वेल एवरीथिंग इज वेल बिटवीन। और वो जो वर्ड्स होता है उसको वो बाकी क्लासेस के साथ भी शेयर करते हैं। So in this, these are the important words and important points. Right? Now the next chapter is Glimpses of India. Glimpses of India, कल भी I had given you the short, आपको बताया था कि इनमें से कई questions आ सकते हैं, and one of the most important chapters that you can expect. So Glimpses of India is divided into three paragraphs, sorry, three stories, or you can say three parts. One is a baker from Goa. Second one is the beauty of Coorg, and third one is tea from Assam. और फर्स्ट दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फर्स्ट इज अबाउट रेमिनिसेंस। इसमें वर्ड वर्ड हमारे क्या क्या आते हैं? रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब होता है किसी चीज को याद करना, टू मतलब कि रिकलेक्ट। देन आपका आता है नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक मतलब बिकमिंग इमोशन, मतलब कि नोस्टैल्जिक सिर्फ इमोशन नहीं होता, किसी चीज को याद करके जो हम इमोशनल होते हैं होता है नोस्टैल्जिक। लाइक yesterday I became nostalgic after looking at अन्वेषा's पेपर। तो एकदम रोना आ जाता है वो सारी चीजें याद करके।
तो यहाँ पर आपका रेमिनिसेंस, नोस्टैल्जिक, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच यू कैन एक्सपेक्ट। वहां पर वो बताते हैं कि जो सेंट्रल फिगर है इन गोवा, दैट इज द बेकर। वहां पे जो सेंट्रल फिगर है वो है बेकर। एंड जो बेकर्स हैं उस पुराने जमाने में, इट वाज दैट दे यूज टू, उनको जो है दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज पदेर, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज दिस वर्ड पैदर। तो वो कहते हैं कि दे व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज वाज देयर, तो बेकर हैड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन गोवा। And every household over there, the Portuguese household, every household used to wait for the baker in the morning. And baker आपका जो है दो बार आता था. Once he would be carrying a bamboo basket. He would be carrying a bamboo basket, और उसके साथ में वो ट्राई, तीन आपके जो होते हैं ना वैसा रखा होता था जिसके ऊपर वो अपनी बास्केट को रखता था। एंड ही वुड बी ऑल्सो हैविंग द जिंगलिंग बेल्स। उस जब वो आता था ना तो उसकी आवाज आती थी विद द जिंगलिंग साउंड। इन द मॉर्निंग ही वुड कम एंड ऑल द यंग किड्स वुड रन। दे वुड नॉट बॉदर वेदर दे हैव ब्रश देयर टीथ और दे हैव ईटन समथिंग, बस वो लोग खुश होते थे सीइंग द बेकर, बिकॉज दे वुड बी गेटिंग द बैंगल, जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते थे ना वो उनको मिलते थे। And they would be happy, and sometimes they would also get a sweet bangle. Then वो इसको आगे लेकर जाता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन गोवा। ये आपके पेपर में आ सकता है। वहां पर वो कहते हैं नो मैरिज, नो ट्रेडिशन, नो फेस्टिवल वॉज कंप्लीट विदाउट द बेकर्स। वो जो बेकर्स जो बोल बनाते थे, BOL, एंड द अदर, दे ऑल वर वेरी इंपॉर्टेंट। उनके यहाँ पे जो स्वीट ब्रेड, सैंडविचेस, वो सब जो है इट वाज यूज्ड इन देयर मैरिजेस एंड देयर फीस्ट। फिर ही डिस्क्राइब्स अबाउट द ड्रेस। वो लोग जो लंबा सा ड्रेस पहनते हैं उसको वो डिस्क्राइब करता है। एंड ही ऑल्सो सेज दैट एनीवन इवन टिल डेट अगर कैसे कपड़े पहनते हैं तो ही इज कॉल्ड, मतलब उसको मजाक में बेकर बुलाया जाता है। Then he tells that the bakers were very rich and prosperous because of the business they did. उनके पास जो है, कोई लोग जो है अपनी डायरी में, तो कोई लोग वॉल पर लिखते थे। ये एक बार उसमें आया था पेपर में, वॉल बना हुआ आया था इन द, और उसमें वॉल में उन्होंने लिखा था कि इनमें से किस पर वो लोग अपना जो है मंथली हिसाब रखते हैं। पिक्टोरियल क्वेश्चन आया था। तो समटाइम्स यू वुड राइट ऑन द वॉल एंड एट द एंड द बेकर वुड कलेक्ट द मनी। और जो बेकर की फैमिली, उनके सर्वेंट जो प्लम्प, दे लुक लाइक जैक फ्रूट, मतलब वो लोग बिल्कुल जैक फ्रूट की तरह लगते हैं, कटहल की तरह लगते हैं, मतलब हट्टे कट्टे। दैट शोज दे वर रिच। तो दिस इज अबाउट गोवा। यानी कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का जो मेन थीम है बच्चा वो ये है कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगहें हैं जिनकी अलग अलग खूबियां हैं। We know Goa is the city of beaches, but Goa it also is famous for its culture. यहाँ पर ये चीज बताई गई। The second part is Coorg. अब Coorg जो है it is a very famous hill station between आपका जो मैसूरू है उसके आगे पड़ता है and कोंकण एंड मैसूर के बीच में। It's a very beautiful place. देन वो कहते हैं जब आप अंदर जाते हो तो यू वुड बी वेलकम विद द अरोमा ऑफ कॉफी, क्योंकि वहीं पे आपका कॉफी का प्लांटेशन मैक्सिमम है। देन ही ऑल्सो टेल्स दैट द एरिया इज हैविंग रेन फॉरेस्ट, इट इज ऑन द वेस्टर्न घाट्स। तो वहां पर आपके रेन फॉरेस्ट है जहां बारिश होती है। एंड नॉट ऑल द टाइम इज गुड फॉर विजिटिंग, बट स्टिल पीपल जो है वहां पे फॉर टूरिज्म दे विजिट कूर्ग ऑल द ईयर ओवर। फिर वो बताते हैं कि कूर्ग जो है, मतलब पहला आपका ये है। उसके बाद ही टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ कूर्गीज। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओरिजिन। यानी कि उनका मानना है कि कुछ लोगों का मानना है दे आर गुड इन मार्शल आर्ट्स, उनके मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे, इवन इन देयर मैरिज दे हैव। तो उनको लगता है दे माइट बी बिलोंगिंग टू द अलेक्जेंडर्स आर्मी, जो लोग वहां रुक गए थे।
और कुछ लोगों का मानना है कि दे आर फ्रॉम द डिसेंडेंट्स ऑफ अरेबियंस ड्यू टू द ड्रेस दे वियर, बट नोबडी नोस वो लोग कौन है, वेदर दे आर द अरेबियंस, बट दे हैव अ रिच ट्रेडिशन, उनका जो ट्रेडिशन है वो बहुत रिच है. Kurgis are the one who are allowed to keep the arms without any license. Kurgis are very brave, they are very courageous. आप वहां पर जाओगे तो वो अपने घर में अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली में जो लोग आर्मी में थे उनके करेज की कहानियां सुनाते हैं. द फर्स्ट हमारे जो जनरल थे, ही वॉज जनरल करियप्पा, वॉज अ कूर्गी. एंड कूर्गी रेजिमेंट जो उसका जुलूस निकलता है, टैब्ल्यू, इज द मोस्ट डेकोरेटेड इवन टुडे. ये उन्होंने वहां के लोगों के बारे में बताया है. द नेक्स्ट इज कूर्ग में क्या क्या चीज है. तो जो रिवर कावेरी है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी. देन ही टेल्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ, वहां का वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, मंकीज, लंगूर, एलिफेंट्स, ये बहुत सारे मैकाउज, ये सब कुछ है वहां पर. देन द स्क्विरल्स, दे जस्ट पुट द, वो लोग जो है फ्रूट्स को खाते हैं और पानी में रिपल करने के लिए, रिपल मतलब उसकी छपछपाहट के लिए उसको फेंकते हैं वो. देन वहां पर जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर फिश, सील, दैट इज फाउंड ओवर देयर. इट इज अबाउंड बाय नेचर, बहुत खूबसूरत है. एंड इवन व्हेन यू मूव टूवर्ड्स, वहां पर यू ऑल्सो हैव अ रिवराइन आइलैंड, यानी कि वहां पर जो है रिवर से गिरा हुआ एक आइलैंड है जहां पर यू कैन फाइंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. सो दिस इज अबाउट कूर्ग. और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब की वर्ड्स. द लास्ट इज अबाउट द टी फ्रॉम असम. अब टी हमारा जो है, दिस चैप्टर स्टार्ट, इट इज मतलब कि सेटअप इन द ट्रेन, जहां पे प्रांजोल और राजवीर, देर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज प्रांजोल एंड सेकंड वन इज राजवीर. दोनों जो है छुट्टियां स्पेंड करने के लिए प्रांजोल के घर जा रहे हैं. राजवीर फर्स्ट टाइम जा रहा है, सो ही इज वेरी मच एक्साइटेड. एवरीवन इन द कंपार्टमेंट इज ड्रिंकिंग टी. एंड यहां पर राजवीर अपनी नॉलेज को बोस्ट करता है दैट टी जो है अराउंड द वर्ल्ड कितने मिलियन कप्स पिए जाते हैं. इन इंडिया इट इज अ बेवरेज, बट आउटसाइड इंडिया इट इज जस्ट लाइक मेडिसिन. नाउ ही इज, द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स असम. तो वहां पर वो देखता है ऑन द मतलब कि टी गार्डन्स है. तो पहले वो देखता है कि छोटे छोटे आपके राइस प्लांट्स हैं, ड्वार्फ्ड, आपके ड्वार्फ मतलब छोटे छोटे. एंड देन ही फाइंड दैट उसके पीछे जो है आपके टी गार्डन्स है, चारों तरफ टी ही टी गार्डन्स उसको दिखाई दे रहे हैं. एंड देन ही इज बिट disappointed because there is an old building, उसको एक वहां पे ओल्ड बिल्डिंग भी दिखती है जिसके अंदर से जो है पॉल्यूशन आ रहा है, तो उसको लगता है कि वहां की जो ब्यूटी है उसे खराब कर रहे हैं. अल्टीमेटली दे रीच द स्टेशन जहां पे प्रांजोल के पेरेंट्स उसको रिसीव करने आए हैं. एंड देन दे आर टेकन टू द टी गार्डन जहां पे प्रांजोल के फादर इज अ मैनेजर. ऑन द वे वो देखता है कि सामने से जो है द टी कैरी करते हुए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं. एंड अगेन ही एक्सप्लेन्स, ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, मतलब सॉरी हिज नॉलेज, दैट दिस वाज अ सेकेंड सीजन एंड दिस सीजन हैड द बेस्ट टी प्लांट्स. उसके जो फादर होते हैं, ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज नॉलेज, लेकिन वो कहता है कि ही वांटेड टू लर्न मोर. तो तीनों चीजों के अंदर, दैट इज बेकर, sorry, Coorg and Assam, one thing is common, that India is not only temples, we have many other things which are there. And why it is called glimpses? Because we are learning about different traditions, different things that are there in our country. Like Coorg is beauty, Coorg is tradition, it has got its own martial skills, मतलब वहां के जो लोग हैं, they are very brave. Goa, even though Goa is a tourist place, but there are certain culture traditions still which is there. तो ये आपका हो गया glimpses of India, right? The next
chapter which we have is मिजबिल द otter. और अभी अभी हम लोगों ने शायद recently in our short revision we had already done this. ये नाम आपको याद रखना है, गेविन मैक्सवेल, राइट. देन जो मिजबिल है उसको मैक्सवेल का मिजबिल क्यों बोला जाता था? ऑन द डिस्कवरी बाय द नरेटर इटसेल्फ. देन इसके अंदर आपके आता है सबसे पहले, इट इज अबाउट पेटिंग. टेकिंग केयर ऑफ अ पेट इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. दिस इज द मेन थीम. आपका थीम है कि आप पेट लेकर आते हो, चाहे वो आप कैट लाओ या डॉग लाओ या फिर आप ऑटर लाओ. इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ दैट पेट. हो सक मतलब कि ये अगर हम उस चैप्टर को लेकर चलते हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम अ सेकंड, तो उसके अंदर द मदर वाज वेरी मच केयरिंग अबाउट ट्रिकी, लेकिन वी ऑल्सो हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स देम. अब ये जो ऑथर था, he had lost his dog, therefore he wanted to pet another animal, and this time he wished to pet an otter. Now otter जो है वो आपका रहता है in the marshes. Marshes मतलब आपका जो थोड़ा कीचड़ नुमा, that is the natural habitat of otters in Iraq, जहां पे आपके जो ये फाइंड हुआ था. So he tells his friend about this desire, और उसका जो फ्रेंड है he brings this otter to his room. पहले तो वो लोग परमिशन लेते हैं, and later on in a sack, sack मतलब बोरी के अंदर ऑटर उनके पास पहुंच जाता है. ऑटर जो है he was a playful, पेपर में ये बहुत पहले आया हुआ है, an intelligent animal. Justify, because when otter was brought to him for 2 days, he did not show much interest. He was disinterested. Maybe उसके लिए नया था, but later on slowly gradually he came towards the narrator, and narrator उसको जो है he took him to the water. Now he was overwhelmed. वहां पर वो बहुत खुश हुआ जब उसने पानी देखा, बिकॉज वो पानी में रहता था, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग इन द वाटर. और ऑटर जो नरेटर है उसको 1 महीना लगा टू फाइंड आउट द रियल कलर, बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली मतलब वो पूरा सैंडी था. और इस तरीके से द ऑटर एंड द नरेटर had grown a friendship between each other. Now he had to be transported to London. अब उनको अपने घर लेकर जाना था. Now that was a big problem. जो बड़े बड़े मतलब कि एयरलाइन से they refused to take otter. उन्होंने मना कर दिया. Now what to do? At that time उसने जो है एक शॉर्ट मतलब कि वो लिया कि 2 लेकर उसने जो है एक जगह पहुंचकर वहां से दूसरे एयरलाइन से he transported Mitchell along with him. Now he had been instructed that the otter should be put in a box. एक छोटे से बॉक्स के अंदर उसको डालना है. So he made that box and he made the holes also so that he is able to breathe. वो breathe कर पाए. And वो वहां पर उसको छोड़कर खाना खाने गया. And when he returned back, he saw that the otter had tried to come out by spill, मतलब कि उसने जो है वो सारी की सारी जो चीजें by tearing everything. Even he had scratched himself and there was blood snoozing. Anyway, he did not have time. उसने टैक्सी को भगाया. He reached the airport. He was already late. And when he reached the aircraft, जब वो प्लेन में चढ़ा तो वो जो वहां की एयर हॉस्टेस थी, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वो कहता है वो एयर हॉस्टेस मेरे लिए एक एंजल थी, बिकॉज शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने जो है कहा कि मैं इसका ध्यान रखूंगी. शी अलाउड हिम टू कीप ऑटर विद हिम. लेकिन इसी दौरान ऑटर वहां से भाग गया. एंड देयर वॉज अ केओस इन द एयरक्राफ्ट. हफरा दफरी मच गई.
लोग डर गए, लोग, थोड़ी देर बाद ऑटर आकर उसके पास बैठ गया। नाउ इन लंदन, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस इन लंदन। तो लंदन में उसने जो है ऑटर का एक रूटीन बना दिया, एज वी हैड ऑलरेडी रेड दिस थिंग, प्लेफुल एंड इंटेलिजेंट। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में आएगा कि एक तो वो पानी वाला आएगा आपका इंसिडेंट, देन आपका आएगा दैट ही हैड इन्वेंटेड सम गेम्स। उसने जो है अपने आप ही कुछ गेम्स को इन्वेंट कर लिया था। लाइक देयर वाज अ ब्रोकन सूटकेस जिसके ऊपर से वो नीचे निकल के बॉल को फेंकता था एंड ही वुड प्ले, आपके पेपर में। इंटेलिजेंट बिकॉज ही हैड इन्वेंटेड इट। मोर ओवर ही हैड, लाइक बच्चे रूटीन में खेलते हैं ना, वैसे ही वुड बी क्लाइंबिंग द पैराफीट, मतलब कि वहां पर जो वॉल होता था उसको क्लाइम करेगा एंड छलांग मारेगा, एंड ही वुड प्रांस ओवर दैट। प्रांस मतलब छलांग मारना, यानी कि लीव, विच वुड लीव एवरी वन एंशियस। वहां पे जो बच्चे होते थे वो सब देखते थे छोटा सा जानवर क्या है। देन देर वर वाइल्ड गेसेस अबाउट द एनिमल, मतलब लोग अलग अलग, मतलब उन्होंने हर तरीके से, स्क्विरल से लेकर उसको, हर तहसील से लेकर सबूल सब कुछ उसको जो है गेस कर दिया था। एंड द वर्स्ट गेस विच अकॉर्डिंग टू द नरेटर वाज अ लेबर, जिसने हाथ मतलब कि अपने कमर पे रख के पूछा व्हाट इज इट सपोज टू बी, ये है क्या चीज। सो दिस इज हिज जर्नी विद हिज पेट, दैट इज मिचबिल। राइट, ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके इन पार्ट से आ जाते हैं। द सेवेंथ चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैडम राइड्स अ बस। You can expect all kinds of questions from this chapter. That is, छोटा क्वेश्चन हो सकता है, there can be the long question, there can be competency based question। जैसे कल मैंने बताया था कि एनी एंड आपकी वल्ली जो थी, बोथ ऑफ देम आर मेच्योर। लेकिन अगर हम इसको प्रपोजल के नतल्या से करते हैं कंपेयर, तो व्हाट हैपेंस, नतल्या वाज कंप्लीटली इमेच्योर। So there might be a complete contrast and compare between the character sketch of Valli and Natalya. याद रख लेना, there can be a question. If you see, the theme is cornering the age. Age is never a matter when you want to learn something. There can be children who are very young, those who are able to master in many things. And there can be people like Natalia who might be matured by age, लेकिन समझ ना हो. So when you surpass your age in mental maturity, that is something different. यहाँ पर जो वल्ली है, she had surpassed her 8-year age, मतलब उसने अपने एज को भी झुटला दिया था। 8 साल की बच्ची इतना सब कुछ कर सकती है, दिस इज वेरी अनयूजुअल, लेकिन उसने ऐसा किया था। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो है वर्ड है, पहला तो है वल्ली, द 8-year-old गर्ल हु वॉज वेरी क्यूरियस। द कीवर्ड माइट बी क्यूरियस। तो she did not have many friends, so most of the time she would be looking at the bus that would pass their village twice in the during the day, and she would be excited to see different kind of people boarding and deboarding। वहां पे जो पैसेंजर्स होते थे उनको देखकर उसको जो है बहुत ही अजीब सा लगता था, बड़ी खुशी होती थी। So one day she, and moreover, when people used to share their experiences of the bus journey, she became more curious. And then this, उसका ये जो क्यूरियोसिटी था, that turned into an ardent desire। वो एक डिजायर में मतलब कि चेंज हो गया, that is to go on a bus journey।
Therefore she meticulously मतलब बहुत प्लान करके, meticulous मतलब planned, उसने प्लान किया, उसने जो है she took all the information regarding the bus journey, how much charges it is, she saved the money and then she planned a noon, उसने एक दोपहर का टाइम लिया क्योंकि उस वक्त उसकी जो मदर थी she would take a nap, ये वर्ड्स आपके। नाउ शी wanted टू गो, एक दिन उसने जो है वो निकल पड़ी उस जर्नी पर, एंड व्हेन शी रीच द बस स्टॉप द बस वाज ऑलरेडी मूविंग, तो उसने बस को रोका, एंड जो बस ड्राइवर था उसने, जब कंडक्टर ने पूछा और कोई है, उसने कहा नहीं मैं अकेली हूँ। द बस कंडक्टर थिंकिंग हर टू बी अ चाइल्ड, ही गेव द हैंड सो दैट वो ऊपर आ जाए, बट शी डिड नॉट टेक दैट। दिस शोज दैट शी वॉज वेरी मेच्योर्ड। अगर आपके पेपर में आता ना क्वेश्चन, गिव एनी टू इंस्टेंसेस, तो ये वाला भी आपने डालना है। उसने जो है बिल्कुल अपना हाथ स्ट्रेंजर को नहीं दिया। When she entered the bus, she took the ticket, even though she had a seat, but वो खड़ी हो रही थी out of curiosity. बट वेन देर वॉज अनदर बस स्टॉप, जब बाकी लोग चढ़ने लगे तो वो बैठ गई ये सोचकर कि उसकी सीट चली जाएगी। नाउ while she was going to the town, she saw a cow which was running in front of their bus. She found it to be very funny, amusing. आपके वर्ड में क्या आ सकता, वर्ड amusing। उसको बड़ा ही अजीब लगा कि वो जो है इतना, मतलब वो भाग रहा, लेकिन लेटर ऑन देन शी रीच द टाउन। टाउन जब रीच कर रही थी तो देयर वॉज वन वुमेन, यहां पर वो जो ओल्ड वुमेन है उसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। हु वॉज चूइंग द बीटल नट, जो पान चबा रही थी, जिसको देखकर इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके कान के जो वो टॉप से वो भी बड़े बड़े थे, उसको बुरा लग रहा था। शी वॉज आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस कि वो कहाँ जा रही है, किसके घर जा रही है, विच शी डिड नॉट फाइंड गुड। This is again the display of her maturity. She did not answer much. Then when the town came, everybody got off, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि वो जो है she did not want to she did not want to get off because she wanted to go back. जब कंडक्टर ने उसको ऑफर किया to drink something, she refused. Again she took back the uh, gave the money and took the ticket, and but right now when she went, उस वक्त में there was one thing, the cow was now dead and she was very much saddened, वो बहुत दुखी हो गई, because the cow which was happy now was lying dead in pool of blood. When she reached her home, her mother was awake, some aunt had come. Auntie नहीं लिखोगे, aunt लिखोगे, in English it is aunt not auntie. They were chattering about things which they did not know. She interrupted, और उसकी जो मदर थी वो भी हंसने लग गई, और उनकी जो जो आंट थी उन्होंने बोला, सी जस्ट लाइक एन ओल्ड वुमन शी इज इंटरप्टिंग, जैसे इसको सब कुछ पता हो। बट sorry, Valli was smiling because she was talking about the incident which she had recently witnessed. So इसमें आपका maturity, meticulous, then planned, आपका careful, curious, excited, these are some of the words that you can expect to write. The second last chapter from this first flight is the Sermon at Benares. Sermon at Benares जो है आपका the it is the sermon which was given by Lord Buddha, लेकिन आपके पहले आता है कि उनका रियल नाम क्या था। So his name was Siddhartha. He was a young prince who was away from all the problems of life. उन्होंने घर में दुख नहीं देखे थे। He enjoyed the royal life. उन्होंने अपनी जिंदगी को, रॉयल जो वर्ड है ये आएगा आपके, रॉयल्टी जो रॉयल लाइफ है वो एंजॉय किया था। Then he was sent to get education of the scriptures. When he returned back, he was married, had a son, and was
was enjoying the life. One day he took मतलब कि वो जो है जंगल की तरफ जा रहे थे, along with his charioteer. वो अपने चैरियट में बैठे थे when he witnessed a funeral. एक फ्यूनरल, एक ओल्ड मैन, एक बेगर एंड एक सिक मैन को देखा. एंड ही वॉज, ये चारों चीजों को देखकर उसे उन्हें समझ नहीं आया. तो ही वॉज टोल्ड अबाउट दिस कि एक इंसान जो है वो मरता ही है. द ओल्ड मैन हैड बिकम, ही वॉज ओल्ड, द सिक वॉज सफरिंग, द बेगर डिड नॉट हैव मनी. और इन सब चीजों से लॉर्ड बुद्धा जो है ही वॉज मूव्ड. द वर्ड इज मूव्ड. नाउ ही डिसाइडेड टू रीनाउंस द वर्ल्ड. क्या वर्ड आएगा बच्चे आपके? रीनाउंस. रीनाउंस मतलब दुनिया को त्याग देना, जिंदगी को नहीं, दुनिया को. एंड ही वेंट इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट. ही वेंट इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट. कुछ साल वो घूमते रहे एंड अल्टीमेटली he found the enlightenment under a both tree. हम इसको बोध ट्री बोलते हैं क्योंकि वहां पर उनको एनलाइटमेंट मिली थी, स्पिरिचुअलिटी मिली थी. आफ्टर 7 days उन्होंने तप किया, उनको मिला. एंड देन ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस एनलाइटमेंट टू अदर्स. राइट. अब उन्होंने अपना फर्स्ट जो सरमॉन था वो दिया था इन बनारस, बिकॉज बनारस इज द सिटी ऑफ होली मैन. इट इज द सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एंड वहां पर उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी वो थी ऑफ अ गर्ल कॉल्ड किसा गोतामी. किसा गोतामी का जो एक बच्चा था, एक बेटा था, ही वॉज डेड. एंड वेन ही वॉज डेड, किसा गोतामी बिकेम क्रेजी, मैड. उसको लगा दैट उसका जो बेटा है वो चला गया. शी आस्क्ड एवरीवन टू रिवाइव हिम, लेकिन कोई भी उसको जिंदा नहीं कर सकता था. वन ऑफ द पर्सन एडवाइज्ड हर टू गो टू लॉर्ड बुद्धा. उन्होंने कहा कि आपको जो है ही कैन हेल्प. जब वो वहां पर पहुंची तो लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. ये आपके पेपर में, आपके वर्ड्स में लिखा होना चाहिए. And from a, but what will be the condition where no one had lost anyone? She found everyone giving her the mustard seed, but she did not find a house where the death had not been there. And then she realized, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि was she selfish? तो वो सेल्फिश नहीं थी. She was a mother, और मदर्स कभी सेल्फिश नहीं होती. मदर्स का सेल्फलेस लव था. शी जस्ट वांटेड हर सन बैक. लेकिन उसने एक चीज महसूस की, दैट नो वन इज एटर्नल. डेथ इज, आपका जो है, डेथ इज इनएविटेबल. मतलब मौत से कोई बच नहीं सकता. शी अंडरस्टूड इट. ठीक है. इसके बाद जो आपका लास्ट वाला है वो है आपका रिफ्लेक्टर, यानी कि मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है सच को. जो कहता है कि जो बुद्धा जी है वो कहते हैं कि जैसे आपके राइपन फ्रूट्स होते हैं, दे फॉल डाउन एट फर्स्ट, क्योंकि वो जल्दी नीचे गिरते हैं. सिर्फ ओल्ड एज होता है, उसमें जल्दी डेथ होने की संभावना है. सिमिलरली जो अर्दन पॉट्स होते हैं वो किसी ना किसी दिन टूट जाते हैं. इंसान को एक ना दिन जाना ही होता है. तो इंसान की जो लाइफ है दैट इज ऑल्सो मॉर्टल. वो भी आपका मॉर्टल है, यानी एक दिन उसे खत्म होना है. एंड इफ वी ग्रीव अबाउट द डेथ, हम अपने आप को बीमार कर देंगे. सो वी नीड टू एक्सेप्ट. क्या है इसमें आपका? एक्सेप्ट द ट्रुथ. आपको जो है एक्सेप्टेंस होना चाहिए ऑफ डेथ, एंड देन ओनली यू विल लिव अ पीसफुल लाइफ. तो द चैप्टर इज रिफ्लेक्टिव, मतलब वो हमें कुछ बता रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है. राइट. द लास्ट इज आपका द प्ले, दैट इज
द प्रपोजल। प्रपोजल से आपके जो है देर आर आरटीसी आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। देर आर मेनी चांसेस कि आपको आरटीसी आ जाए, एंड मोर ओवर यू मे गेट अ कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। It is written by Anton Chekhov, and it is about a father, Chubuko, Natalia, who is a bachelorette, yani ki an unmarried girl, and Lomo, a bachelor. Right? These are the words. The theme here is rich people marry for many a times. मतलब marriage जो है, it may not be. Marriage proposal जो है, it may not be only for life partner. Sometime it is because they want the compatible, मतलब उनमें अगर compatibility भी नहीं है, they keep on fighting. Then also they marry because they want to maintain their status. Right? The chapter is about two people. One is Lomo, who had come over to Mr. Chubuko's house in a very uh, smart dress, evening dress. Initially, Chubuko thinks that he had come over to borrow money, but when he tells about his intention that he had come over to marry his daughter, he was over thrilled. He was so happy. उसने कहा दोबारा बोलो. Now, Lomo जो है, he is a pretty, you can say, a foolish kind of person. He tells that he wanted to marry because he was having some nervous breakdown problem. He was getting old. He wanted somebody to look after. और उसको लगता था कि Natalia was not as good, as bad as a homemaker. Now you can just imagine. This is where the word humor comes. मतलब तुम शादी इसलिए कर रहे हो कि वो तुम्हारे घर की देखभाल करे. But Chubuko is happy because he wants to get rid of his daughter by getting him married to a rich person. और अगर वो लोमो से शादी करेगा तो उनका पड़ोसी था, he was having good wealth, he was having good property, तो he would also get the मतलब कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो बड़ा हो जाएगा. When Natalia comes over there, they have ट्राइवियल इश्यू पर जो है दे हैव द आर्ग्यूमेंट्स. छोटी छोटी चीजों पर जो है उनका आर्ग्यूमेंट होता है. पहला आर्ग्यूमेंट होता है उनका ऑन ऑक्सन मिडोस, द एरिया वेयर द मतलब जो कैटल होते हैं वो ग्रेस करते हैं. एंड देयर इज मतलब कि दे बोथ क्लेम दैट इट वाज देयर. लोमो सेज दैट ही हैड द प्रूफ, लेकिन नतालिया कहती है वो उनकी फैमिली का है. In between, Chubuko comes and he also supports his daughter without knowing the truth, and this leads to a serious heated argument. मतलब मैं तू से आपके जो है अब्यूज तक पहुंच जाता है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं. अल्टीमेटली चुबुको जो है ही थ्रोज लोमो आउट ऑफ द होम, एंड लोमो जो है ही डेवलप्स अ पैनिक अटैक. उसको पैनिक हो जाता, वो चला जाता. एट दैट टाइम अनइंटेंशनली चुबुको रिवील करता है दैट ही हैड कम टू मैरी. तो नतलिया जिद करती है टू कॉल हिम बैक. चुबुको डज नॉट वांट, ही इज एम्बैरेस्ड बिकॉज ही हैड अब्यूज्ड हिज फैमिली. लेकिन जब वो मानती नहीं है तो वो उसको लेकर आता. Now they both have the argument on their dogs, that is Squeezer and Guess. And both of them claim that they have the best breed. लोमो कहता है कि मिस्टर चुबुको ने उनका अपना कुत्ता था उसको बहुत महंगा खरीदा था. He was not even worth a ruble, and that he was not that much, he was not a pure bred, and he was not that much healthy also. अब दोनों में इसी बात पे लड़ाई होनी शुरू हो जाती है. Again, Mr. Chubuko comes, though he supports Natalia, but this time when Lomo जो है he develops a panic.
तो उनको लगता है ही इज डेड, वो जो है मर चुका है, बिकॉज फॉर अ सर्टेन मोमेंट ही डज नॉट ब्रीथ। वो उनको पानी पिलाने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली व्हेन ही गेट्स द ब्रीथ बैक, तो चुबू को कहता है तुम दोनों जो हो पहले शादी कर लो, और उसके बाद जो है तुम्हें जितनी लड़ाई करनी है उतनी तुम लड़ाई करना, एंड दस गिव्स द मैरिज प्रपोजल। द चैप्टर इज अ सोशल सेटायर। बेटा पेपर में क्वेश्चंस में ह्यूमर, ह्यूमर मतलब जो जोक मजाक लिया है, सोशल सेटायर मतलब सोसाइटी के जो चलन होता है उस पर एक व्यंग्य कसना, अ क्रिटिक ऑफ द सोशल नॉर्म्स। जैसे इसके अंदर वो लोग शादी मतलब आपस में वो आर्ग्यू कर रहे हैं, देयर इज नो कंपैटिबिलिटी, दे आर फाइटिंग, स्टिल दे वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस। इसमें आपको ये वाला आंसर लिखना है, क्लास 10। एंड द चैप्टर इज ऑल्सो एन आयरनी, मतलब अगर आपके पेपर में अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, द ऑथर हैज यूज ह्यूमर, द मतलब कि द प्रपोजल इज अ सोशल सेटायर, तो सोशल सेटायर मतलब आपको बताना है इट इज क्रिटिक ऑफ द सोशल नॉर्म्स, या फिर द चैप्टर इज एन आयरनी, मतलब इवन दो आयरन, ये भी सेम आंसर है। आयरनी मतलब it was a marriage proposal, a serious marriage proposal, but there is a contrast, there is a ridiculous dispute between Natalia and Lomo। तो उसमें भी आपको यही बताना है कि एक सीरियस इश्यू में दोनों लड़ रहे होते हैं, सो दैट इज द आयरनी। एंड सोशल सटायर अगर आ जाता है तो आपको बताना है कि सोशल जो नॉर्म्स होते हैं कि लोग जो है वो शादी करते हैं बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर वेल्थ, नॉट फॉर कंपैटिबिलिटी। तो ये आपका सोशल सटायर है। और ह्यूमर है तो वो मजाक जो उसने यूज किया है इन डिफरेंट वेज। So that is the complete revision of our first flight, all the chapters from prose. We have already done all the poems yesterday, and now we are complete with all our literature chapters also.